बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और 5-23 के जो है वो आज हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल जो है उसके अंदर टॉपिक शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करने लगे हैं जी कि DGISPR साहब ने, आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है। जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनके साथ, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और बताया कि भाई हमने कब कब इंडिया को एक्सपोज किया, ठीक है। और ख़ास करके खुशदार अटैक के हवाले से उन्होंने बताया कि भाई ये इंडिया ने ही किया है और इससे पहले हमने कब कब उसे एक्सपोज किया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, ठीक है। और दूसरा हम बात करेंगे जी, नो वाटर फॉर पाकिस्तान फ्रॉम इंडियन रिवर्स। मोदी साहब ये कह रहे हैं कि ये जो रिवर्स हैं बेसिकली, क्योंकि ये कश्मीर से आ रहे हैं, उनके कश्मीर से, जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं, तो वो कश्मीर उनका है, इसलिए ये सारे का सारा कश्मीर तो क्लेम करते हैं वो उनका है। सो इसलिए कह रहे हैं कश्मीर से निकल रहे हैं तो आपके लिए ये दरिया हमारे हैं, इनमें से कोई पानी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको वो साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। कल उन्होंने जो है वो एक स्पीच के अंदर जो है बिहार के अंदर इस तरह की बातें की हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी, पाकिस्तान जो है, एक रिपोर्ट आई है कि 7th हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैं, कि भाई जो एक्सप्लोजिव हुए 2024 की जो रिपोर्ट आई है, जो धमाके वगैरह हुए उसमें हाईएस्ट नंबर पे है। 15 ममालिक में से 7वें नंबर पे पाकिस्तान आया है कि भाई उसकी बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हैं धमाकों के अंदर। इसका मतलब ये है कि आप इसे लिंक कर सकते हैं अगर आपसे टेररिज्म का पूछा जा रहा है, ठीक है, या पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस हवाले से, तो यहाँ पे आप इसे कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इंडिया वांट्स पाकिस्तान बैक ऑन FATF ग्रे लिस्ट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से इंडिया जो है, अब ये जो पूरा एक सिलसिला चला है इंडिया और पाकिस्तान का, तो आप देख लें मुसलसल ये जो चीजें हो रही हैं ये दोनों वाले के बीच में बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर ही जो है ये इंडिया पाकिस्तान टाइज पे ही आ रही है। तो अब इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है, ये मोदी गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से दोबारा से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाया जाए, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं, चाहे वो IMF है या कोई और है या वर्ल्ड बैंक है, उनको रोका जाए पैसे देने से। उसके लिए वो पूरा एक प्रॉपर सिलसिला उन्होंने स्टार्ट किया है। इसको डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास है जी, ट्रम्प साहब ने दोबारा से जो है वो क्या कर दिया जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ वो गए हैं और उन्होंने जो इंटरनेशनल एनरोलमेंट्स थी स्टूडेंट्स की, उनको जो है वो कैंसिल कर दिया, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को रोक दिया कि अब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो है वो अपने पास फैसिलिटेट नहीं कर सकेगी। तो आपको पता है पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सख्त रवैया रखा गया, उनकी ग्रांट्स जो है बार बार काटी जा रही हैं, और अब जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का रास्ता बंद कर दिया गया है, ठीक है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रम्प साहब हैं, उन्होंने, आपको पता है कि एप्पल को पहले ही वो कह चुके थे, 3-4 दिन पहले एप्पल के जो CEO हैं, कि भाई आप इंडिया के अंदर प्रोडक्शन ना करें। तो ये इंडिया के लिए बुरी न्यूज़ है कि भाई उन्होंने 25% टैरिफ जो है वो अनाउंस कर दिया है कि जो इंडिया से आईफोन बन के आएंगे किसी और मुल्क से, उनके ऊपर 25% टैरिफ होगा, ठीक है। तो ये भी इंडिया के लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है। तो इनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं, वन बाय वन ब्रीफली देखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, कि खुशदार अटैक आपको पता है हमारे हुआ बलूचिस्तान के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा गम की और दुख की बात है। ज़ाहिर बात है बच्चों को जो है वो अटैक किया गया, और ये मॉरली बहुत ही जो है वो गलत बात है कि आप बच्चों को अटैक कर रहे हैं, इतने सॉफ्ट टारगेट्स को। तो DGISPR साहब जो है वो कह रहे हैं इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और एक नई टर्म जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, और वो टर्म इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करवाई है, हिंदुस्तान को ये फितना कह रहे हैं, ठीक है। तो ये, इससे हमें ये नजर आ रहा है जो फौज की जो बॉडी लैंग्वेज है या एस्टेब्लिशमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो ये हमें बता रही है कि अब वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इंडिया के साथ अपने मामलात को सेटल डाउन करने में, और ये मामलात अभी मजीद आगे बढ़ेंगे और अब एग्रेसिव अप्रोच ही होगी, क्योंकि इंडिया की साइड से तो ऑलरेडी एग्रेसिव अप्रोच है, लेकिन अब पाकिस्तान की साइड से भी एग्रेसिव अप्रोच होगी, कि इस तरह की टोन एंड टेम्पो जो है वो इससे पहले हमने शायद कम ही देखी है इंडिया के हवाले से, क्योंकि हमेशा एक स्पेस रखी जाती थी कि यार चलो बातचीत हो जाए, आज नहीं तो कल हो जाएगी। तो वो स्पेस अब बिल्कुल हमें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है पिछले 3-4 दिन से। तो ISPR साहब जो है उन्होंने जो है वो लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहा है, और ये कब से कर रहा है, इंसेप्शन ऑफ द कंट्री, यानी कि 1947 से ही वो ये कर रहा है। तो पूरी हिस्ट्री का जितना भी हमारे मुल्क में जो बुरा हुआ उसका सबका मलबा इंडिया पे हमने डाला, क्योंकि वो भी ऐसा ही करता है। और वो कह रहे हैं कि भाई रिसेंट जो खुजदार अटैक है उसके अंदर भी हुआ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बताया कि भाई हमने 2016 के अंदर भी शवाहिद दिए, ठीक है, और जिस तरह से वो करते रहे हैं, तो हम टाइम टू टाइम जो है शवाहिद देते रहे हैं कि भाई किस तरह से वो इन्वॉल्व हैं। वो मजीद क्या बता रहे हैं, जिन्होंने इंटीरियर सेक्रेटरी के साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते हैं 2009 के अंदर जो है, यानी 2009 से स्टार्ट किया, कहते हैं हमने एक डोजियर जो है
जो जो इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, ना झुटलाए जाने वाले एविडेंस, ऐसे सबूत हमने जो है वो दिए हैं। और ये सबूत किसको दिए हमने जी? ये सबूत हमने जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिए कि वो झुटला नहीं सकते इन्हें कि 2009 के अंदर हमने उन्हें दिए कि भाई पाकिस्तान के अंदर कैसे जो है आपकी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रही है, ठीक है। फिर वो कहते हैं 2010 में इसे हमने पब्लिक भी किया, यानी ये तो हिस्ट्री के अंदर मौजूद है, ऐसा ही है। फिर 2016 के अंदर जो है वो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमने बलूचिस्तान में देखा, जिसकी सबसे बड़ी शक्ल जो है वो कुलभूषण जादेव था, ठीक है, जो आज भी पाकिस्तान के पास मौजूद है, जो कि उनकी नेवल ऑफिसर था, ठीक है, उस टाइम का हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर था, जो यहाँ पे रॉ के लिए बेसिकली काम कर रहा था, ठीक है। तो उसे बलूचिस्तान के अंदर पूरा नेटवर्क पकड़ा गया और ईरान से ऑपरेट कर रहे थे वो सारे के सारे। कहते हैं हमने इसके ऊपर भी हाईलाइट किया। फिर वो कह रहे हैं 2019 के अंदर हमने एक डोजियर जो है वो दोबारा से दिया। ये किसको दिया? यूनाइटेड नेशन को दिया, अक़वाम मुत्तहिदा को दिया, कि किस तरह से इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के अंदर, ठीक है। तो यानी पूरी पिछली हिस्ट्री बता रहे हैं कि हमने कब कब टारगेट किया। ये पहली बार नहीं है कि हम ये कह रहे हैं खुजदार के अंदर हो गया तो इंडिया इन्वॉल्व है, बल्कि आपकी एक हिस्ट्री रही है हमारे साथ कि आप किस तरह से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहे हैं। क्योंकि वहीं पे दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं इंडिया भी यही काम कर रहा है। इंडिया भी इसी तरह से जो है वो दुनिया को जा जा के बता रहा है कि भाई इस तरह इस तरह इस तरह ये अटैक हुए और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। तो दोनों साइड से एक एग्रेसिव पिच हमें नजर आ रही है। और इसमें उन्होंने जो लफ्ज यूज किया हिंदुस्तान के लिए, कहते हैं फितना अल हिंदुस्तान। तो ये बहुत ही एक, आप अगर स्ट्रेटेजिकली इस वर्ड को देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप इसको थोड़ा सा देखें तो आपको नजर आएगा कि चीजें बदल रही हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और शायद ये उस पॉइंट पे आ गए हैं जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि इस तरह की वर्डिंग जो है वो इस्तेमाल हो रही है एक दूसरे के लिए कि भाई अब ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, अब ये तब भी होगा कि जब शायद कोई मजीद कोई बड़ी वॉर हो और उसके बाद कोई सेटल डाउन हो। फिलहाल तो ये चीजें आगे ही बढ़ती जा रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है। कि वो बार बार जो है फितना अल हिंदुस्तान का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान जो है वो फितना है। जाहिर बात है वहां पे अब अगर हिंदुओं को ये बात समझ नहीं आती तो अल्टीमेटली वहां के मुसलमान जो हैं 30 लाख के 30 करोड़ के करीब, उन्हें तो समझ आएगी कि भाई ये फितना जो है वो कहा जा रहा है। तो ये पूरे मुल्क के लिए एक फितना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जो कि शायद मैं भी इतना प्रॉपर ना हो। अगर हम डिप्लोमेसी की जुबान में बात करें तो ये लफ्ज जो है वो शायद इतना प्रॉपर ना हो। उसकी वजह कि पूरे मुल्क को एक्यूज करना बजाय इसके कि आप उसकी जो है वो सिर्फ लीडरशिप को करें, लीडरशिप को एक्यूज करना ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप पूरे मुल्क को ही कहें कि भाई वो फितना जो है वो है। तो ये अब खैर वो जाने। तो बार बार उन्होंने जो है फितना अल हिंदुस्तान का ही लफ्ज जो है यूज किया और वो बता रहे हैं कि इज देयर एनी ह्यूमैनिटी, कि भाई क्या आप में कोई इंसानियत है, मोरालिटी है, कि आप जो है वो किस तरह से आप जो है वो टारगेट कर रहे हो बच्चों को। जाहिर बात है बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, तो बच्चों को कौन टारगेट करता है ये कहा जा रहा है। दूसरी साइड से वो भी कहते हैं भाई आप हमारे फलां को कर रहे हो इस तरह से। तो दोनों साइड से जो है इल्जामात हैं कि भाई 6 बच्चे जो है वो इसमें शहीद हुए हैं, तो इसके पीछे जो है वो सारा कुछ आपका ही है और आप समझते हो किस तरह से बलूचिस्तान को दूर कर लोगे तो आप इसमें कामयाब नहीं होगे। साथ उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई देखिए बलूचिस्तान के अंदर जो बीएलए इस टाइम पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है, ये पाकिस्तान में टीटीपी कर रही है। कल भी इस बात के ऊपर बात हुई थी कि भाई इनकी जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रही है, इनकी जो फंडिंग है, जो पैसे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है इंडिया दे रहा है और पूरा एक सिलसिला उसने बिल्ड किया हुआ है कि किस तरह से जो है वो कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं हमने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की है खुजदार वाक़े के अंदर, जो हमारी इनिशियल फाइंडिंग्स हैं वो कन्फर्म कर रही हैं इस बात को। वो शक की बिना पे नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कन्फर्म कर रही है कि ये कंटिन्यूटी ऑफ अ ब्रॉडर पैटर्न है। ये एक पूरा सिलसिला है जो बार-बार हम देखते हैं दहशतगर्दी का। तो ये ज़ाहिर बात है जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया होगा तो उन्हें आइडिया हुआ होगा कि किस तरह से जो है, और कह रहे हैं कि भाई ये स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया ही है बेसिकली, और फितना अल हिंदुस्तान ही है, और इंडिया का जो रॉ है, ठीक है जी, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इन्वॉल्व है बीएलए को फंडिंग देने में, टीटीपी को फंडिंग देने में और इस इंसिडेंट को फंड करने में, ठीक है। वो कह रहे हैं भाई इंडिया अब ऑपरेशन सिंदूर में तो फेल हो गया, अब वो जो है वो कोशिश कर रहा है किसी और तरीके से जो है वो सॉफ्ट टारगेट्स को हिट करके जो है वो एक नई वॉरफेयर को छेड़ना चाह रहा है यहाँ पे, तो हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये जो है वो सबसे पहले हमारे पास है। अच्छा, इसमें अब वो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है इसकी तो बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया मजीद जो है वो प्लान कर रहा है इसी तरह के, एक तो फंड करता है और मजीद वो प्लान कर रहा है। तो उसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन होगी कि वो मजीद जो है वो इस तरह की हालात पैदा करे, क्योंकि अब उसके पास यही है कि अगर वो डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता, कोई भी जब मुल्क आज के टाइम पे न्यूक्लियर डिटरेंस की वजह से कोई मुल्क भी डायरेक्ट वॉर नहीं करता, ये याद रखिएगा। तो उसका फिर एक ही वे है प्रॉक्सीज, कि आप क्या करें, आप इनडायरेक्ट वे यूज करें पाकिस्तान को तोड़ने का। अब उनका जो सबसे पहला टारगेट है वो क्या है जी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा करने का।
ये बिल्कुल वैसा ही है, या बिल्कुल वैसे ही ऑपरेशन चाहते हैं जैसे उन्होंने 1971 के अंदर बांग्लादेश के साथ किया, ठीक है, या ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ किया। तो वहां पे भी उन्होंने मुक्ति बाहिनी को जो है वो सपोर्ट किया। वहां पे भी एक बीएलए हुआ करती थी, बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी, उसको भी उन्होंने फंड किया, उसको आहिस्ता आहिस्ता करते 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 बहुत बड़ी फोर्स बना दिया। और इतनी बड़ी फोर्स की पाकिस्तान की मिलिट्री ने जब ऑपरेशन किया तो उसके साथ लड़ ही नहीं सके। वो कि ये अलग बात है कि पॉलिटिकली जो ड्रॉबैक्स थे वो मौजूद थे, आज भी पॉलिटिकली ड्रॉबैक्स तो मौजूद हैं कि स्टेट को सोचना चाहिए कि उनकी पॉलिसीज क्या हैं कि बलूचिस्तान दूर हो रहा है। लेकिन दूसरी साइड से आज फिर हम शायद वही एक पैटर्न यूज कर रहे हैं कि हम बाय फोर्स ही फिर से यहाँ पे जो है वो कुछ आइडियाज दिए जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इस बात को समझें, आइडियाज क्या दिए जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो शायद प्लान कर रहा है किसी और ऑपरेशन का। कल भी आपने देखा कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई है पिंडी के अंदर, उसमें भी ये बात की गई कि भाई ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, बीएलए हो गया, टीटीपी हो गया, हम इनको रोकेंगे। सो शायद ये किसी और ऑपरेशन की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं जो टीटीपी या बीएलए के लिए होगा। क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना हुआ है किसी भी ऑपरेशन का, क्योंकि मुल्क सारा जो है वो फौज की तरफ देख रहा है, जाहिर बात है। और ये इल्जाम भी लग रहे हैं कि इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, तो शायद इस टाइम पे कोई नहीं इन्हें रोकेगा। तो ये जो है ना, हम देख रहे हैं कि शायद एक और ऑपरेशन की तरफ हो सकता है। तो ये वही चीज होगी, या शायद हम उसी साइड बढ़ रहे हैं जो हमने 1971 में भी देखा था। वो कि अब देखें पॉलिसी मेकर्स क्या डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जिस तरह से धुआंधार अंदाज में ये की गई या हिंदुस्तान को इस तरह टारगेट किया गया, तो अब ये पॉइंट ऑफ रोड नो रिटर्न की तरफ चीजें जा रही हैं। ये पक्की पक्की को जो दुश्मनी होती है ना, वो पक्की दुश्मनी हम देख रहे हैं। और इससे हमें ये भी इंडिकेशन मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर शायद हम किसी और बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया। वो क्या किया, पाकिस्तान ने अपनी जो सिक्योरिटी काउंसिल थी, ठीक है, सॉरी, जो पाकिस्तान ने इसको हाईलाइट किया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस खुशदार वाक़े को, ये बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कंडेम किया इसको, खुशदार इंसिडेंट को, कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो पाकिस्तान ने इस इंसिडेंट को हाईलाइट कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल भी इसको स्ट्रांगली जो है वो कंडेम कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि भाई इंडिया क्या कर रहा है, कि कल को अगर हालात मजीद खराब होते हैं। इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि भाई यूएस भी हमें सपोर्ट कर रहा है इसके अंदर, और वो भी ये कह रहा है कि भाई जो है पूरा उनका जो एक्स के ऊपर जो है वो आया हुआ है कि भाई ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था बलूचिस्तान के अंदर। जो भी हुआ और जो भी इसके पीछे है वो बेजमीर है, उसका जमीर नहीं है। तो उन्होंने जैसे पहलगाम के ऊपर अपना जो है वो व्यू दिया था, वैसे ही अब वो खुशदार के ऊपर भी दे रहे हैं। तो दुनिया को अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए बस आप वर्डिंग ही यूज करो, ये आपस में इसी तरह ही रहेंगे, और उन्होंने जो है वो यही लड़ाई जारी रखनी है। तो अब वो देख रहे हैं दोनों साइड से क्या हो रहा है और टेंशन्स बढ़ रही हैं। तो छोटी छोटी बच्चियां आप ये देख रहे हैं कि भाई किस तरह से कितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ठीक है। एक 7th क्लास की है, एक 10th क्लास की है, और एक 6th क्लास की है जो है, जिनकी यहाँ पे शहादतें हुई हैं। तो बच्चों को टारगेट किया गया, और खास करके 8वीं पब्लिक स्कूल के, तो इसलिए अब सिक्योरिटी वगैरह भी जो है वो एपीएस स्कूल्स की बढ़ाई जा रही है कि भाई इनको बार बार टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो वही इशू खुशदार इंसिडेंट का हम देख रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आ रहा है। नेक्स्ट है जी, नो वाटर फॉर पाकिस्तान फ्रॉम इंडियन रिवर्स। मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि इंडियन दरियाओं से कोई भी पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बता रहा है जी, टारगेट वेयर इट हर्ट्स। अब इसके साथ साथ एक तो ये भी है, लेकिन साथ में वो ये कह रहे हैं कि वो ग्रे लिस्ट के अंदर भी डाल देंगे पाकिस्तान को, और उसके लिए भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया के मोदी साहब जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई कि पाकिस्तान का जो है वो कोई राइट भी नहीं है इसके ऊपर, जो दरिया जो है वो इंडिया से आ रहे हैं, क्यों कश्मीर से आ रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, तो अल्टीमेटली वो दरिया भी उनके हैं। समझ रहे हैं बात को, कि उस टाइम पे जो 1947 के अंदर एग्रीमेंट किया गया, वो तो ये था कि भाई स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया, और फिर कुछ पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। तो डॉक्यूमेंट्स में तो कश्मीर उनके पास है, महाराजा ने उनको के साथ अलायंस किया था, ठीक है। तो इस लिहाज से वो ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर हमारा है, ये दरिया भी हमारे हैं। तो वो जो उस टाइम पे 1960 के अंदर जो हमने एक ट्रीटी साइन की थी, ठीक है, हमने वो कर ली थी। उस टाइम पे हमारी डिमांड्स कम थी पानी की, लेकिन आज हमारी वाटर डिमांड्स आबादी बढ़ने की वजह से ज्यादा हैं। इसलिए आज जो है ये दरिया हम देना, पहले यानी हमने अपनी मर्जी से दिए रखे, अब हम नहीं देना चाह रहे तो नहीं देंगे। इनके कहने का मतलब ये है, समझ रहे हैं ना, जिसे हम कहते हैं ना बदमाशी। तो ये बेसिकली वो हो रहा है कि किस तरह से जो है ये बात कह रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं जी, ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो बेसिकली अब अटैक्स हमें करे और हम उसे पानी दें, ऐसा नहीं हो सकता। पानी और टेररिज्म साथ साथ नहीं बहेगा, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो इंश्योर करेगा, तभी हम आगे कुछ सोचेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने सोचने की भी बात नहीं की, ठीक है। वो कह रहे हैं भाई अब हम जो है ना, अब बेसिकली ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन्हें पानी दें। उन्होंने स्टेटमेंट क्या कहते हैं, पाकिस्तान विल हैव टू पे अ हैवी प्राइस फॉर एवरी टेररिस्ट अटैक।
कि पाकिस्तान को हर सूरत में हर टेररिस्ट अटैक के लिए जो है पे करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान आर्मी विल पे, कि अगर ये पाकिस्तान आर्मी बार बार कर रही है, जैसे इस बार भी उन्होंने जो है वो आर्मी चीफ के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो इनकी स्पीच की वजह से हुआ, तो वो कह रहे हैं भाई कि अब वो भी पे करेगी। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान इकोनॉमी विल पे इट, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान को हम हिट करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सफर करेगी। जाहिर बात है जब पानी नहीं होगा, एक एग्रीकल्चर कंट्री जिसकी 60% इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस है, तो वो कितना ज्यादा क्राइसिस में चला जाएगा। वो यही कह रहे हैं कि वो हमारी मिलिट्री को हिट करेंगे इसके थ्रू, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पानी को रोकने जा रहे हैं, और उसके लिए वो बाकायदा उन्होंने प्लानिंग तो पहले से ही स्टार्ट कर दी है कि किस तरह से ये जो दरिया हमारी तरफ आते हैं इनका पानी मैक्सिमम टाइम रोका जाए या अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जाए, और इनसे जो है वो दूसरी नहरें निकाल के दूसरी साइड पे डाइवर्ट किया जाए पानी को, ठीक है। इसके ऊपर जो है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मजीद इल्जामात भी लगाए, जिसमें हमारे फॉरेन ऑफिस ने उनके इल्जामात को मुस्तरद किया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए फॉरेन ऑफिस का मुस्तरद करने का मतलब ये है कि ऑफिशियली हम उसको अगर नहीं मुस्तरद करेंगे तो हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऑफिशियली हम उसे रिजेक्ट करते हैं, ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं भाई कि इंडिया जो है वो क्या करेगा, वो बेसिकली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ऑलरेडी लिख चुका है, इंडिया हैड रिटन टू पाकिस्तान और रिसेंट वीक्स के अंदर क्या लिखा कि भाई इंडिया की आबादी बढ़ गई है, और इसके साथ साथ इंडिया की जो एनर्जी के लीड्स हैं वो भी बढ़ गई हैं, ठीक है। इसलिए हम इस ट्रीटी को मॉडिफाई करना चाहते हैं। सीधी सी बात है कि ऑफिशियली भी तो उनको किसी स्टैंड के ऊपर आना ही है ना। ऑफिशियली वो क्या कहेंगे जब वर्ल्ड बैंक के अंदर ये मामला जाएगा कि भाई हमने आपका एग्रीमेंट करवाया, आप क्यों रोक रहे हैं, तो ऑफिशियली वो एक तो ये कहेंगे कि भाई कश्मीर हमारा है, हम देना चाहें ना देना चाहें पानी, ये क्या बात हुई, ठीक है। पहली बात वो ये कहेंगे। दूसरा वो ये कहेंगे कि भाई पहले हमारी आबादी कम थी, ठीक है, अब आबादी ज्यादा है, इसलिए अब हम पानी नहीं देना चाहते। और आपको पता है इंटरनेशनली अगर हम ये ट्रीटीज को देखेंगे तो इंटरनेशनल ट्रीटीज बाइंडिंग एग्रीमेंट्स नहीं होते, गो के होते हैं लेकिन बड़ी स्टेट्स इनको नहीं मानती, इसलिए कोई ऐसा तो है नहीं कि मिलिट्री भेज के मोदी साहब को उठा लो कि भाई क्यों आप नहीं मान रहे, ठीक है, और मोदी साहब जो है वो मिलिट्री के खौफ से या वहां से फौज भेज दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। इसलिए जो है वो कह रहे हैं हम भाई इसको आगे लेके नहीं चलेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा थ्रेट है कि वो एक तो ऑफिशियली भी चीजों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और दूसरा बार बार धमकियां पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है जी, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान शायद जो है वो एक तो पाकिस्तान का रिस्पांस क्या है, पहला पाकिस्तान का रिस्पांस ये है कि पाकिस्तान बेसिकली ये कह रहा है कि हमारी रेड लाइन है अगर आपने पानी रोका, समझ रहे हैं, पानी आप नहीं रोक सकते, कि इंडस वाटर ट्रीटी हमारी रेड लाइन है, क्योंकि जाहिर बात है इससे हमारी 60% जो है वो एग्रीकल्चर या आबादी जुड़ी हुई है, इसलिए आप नहीं रोक सकते। और पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका है ये एक्ट ऑफ वॉर है, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े और इंटरनेशनली जो है वो बताए कि भाई एक ट्रीटी जो है वो यूनिलैटरली इंडिया खत्म कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान इसकी कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पीसफुल जो है रेजोल्यूशन हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, बजाय इसके इसके अंदर मजीद जो है खराबी हो। साथ में पाकिस्तान जो है वो चाइना को देख रहा है, एक तो चाइना ने जो हमारे केपी के अंदर जो डैम थे उसके ऊपर थोड़ा सा काम अपना फास्ट कर दिया, ठीक है, मेंबर डैम भी वो बनाने जा रहा है अब, तो इसलिए दूसरा चाइना की हेल्प भी लेना चाह रहा है कि किसी तरह अगर चाइना उनके साथ खड़ा होता है और चाइना इंडिया का पानी रोकता है तो जाहिर बात है एक थोड़ा सा थ्रेट पैदा होगा। तो अब हमारे पास एक ही सहारा है चाइना का, कि चाइना शायद हमारी मदद करे तो हम जो है वो इस क्राइसिस से निकल सकते हैं, क्योंकि बाकी दुनिया के लिए तो हम नहीं समझते कि शायद वो पाकिस्तान को सपोर्ट करें। तो अब देखते हैं कि चाइना कहाँ तक खड़ा होता है और क्या इंडिया पानी रोकने में कामयाब होता है या नहीं होता, ठीक है, ये सेकंड डेवलपमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, इंडिया वांट्स पाकिस्तान बैक ऑन FATF लिस्ट, ठीक है, कि इंडिया क्या चाह रहा है, कि इंडिया ने एक पूरी मुकम्मल तैयारी स्टार्ट कर दी है कि पाकिस्तान को दोबारा से जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो डाला जाए, FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर। तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कर रहा है जी पाकिस्तान को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, और वो चाह रहा है कि भाई पाकिस्तान को IMF से जो पैकेज मिल रहा है वो भी ना मिले, यानी उसकी प्लानिंग का हिस्सा ये है कि IMF का जो बेल आउट पैकेज होता है पाकिस्तान के लिए वो ना मिले। और ये जो रिसेंट लोन भी मिला, आपने देखा ये वॉर के टाइम पे ही मिला, और US ने जो है वो इसको यानी कि दिलवाया पाकिस्तान को। तो इसलिए इंडिया को इस बात पे भी गुस्सा है कि US ने क्यों पाकिस्तान को लोन दिलवाया, एक साइड पे हमें सपोर्ट कर, दूसरी साइड पे उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं, जो पूरा प्लानिंग कर रहा है कि जो FATF है इसको किसी तरह से दोबारा से रीइंस्टेट किया जाए। कैसे, कि भाई पाकिस्तान जो है उसको दोबारा से ग्रे लिस्ट में डालो, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी भी टेररिस्ट की फंडिंग जो है वो नहीं रोकी। अब इस बात को जरा समझिएगा कि ग्रे लिस्ट में कैसे गया, ये कैसे जाता है कोई कंट्री और कैसे निकलता है। एक सिंपल सी चीज है, ये जो FATF है ये क्या है, ये फाइनेंशियल जो है वो एक्शन टास्क फोर्स है, जो इस चीज को देख रही होती है कि क्या क्या कोई मुल्क जो है वो टेररिज्म को फंडिंग तो नहीं कर रहा,
उसके बैंक अकाउंट्स तो लिंक नहीं किए हुए, समझ रहे हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो है वो इलीगल जो प्रैक्टिसेस हैं बैंक्स के अंदर उसमें तो इन्वॉल्व नहीं है। इन चीजों को देखा जाता है। तो पाकिस्तान जाहिर बात है उसकी एक हिस्ट्री रही है, चाहे वो तालिबान के साथ हो किसी और के साथ हो, तो यहाँ से बैंक्स में से ट्रांसफर होते रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का भी पाकिस्तान में है, तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में था। फिर पाकिस्तान ने जब उनकी जो पूरा एक रोड मैप था कि यार आप ये करें ये करें ये करें ये करें, तो उनकी पूरी लिस्ट कंप्लीट की अभी रिसेंटली पीटीआई के टाइम पे, तो उसके बाद जो है 2022 में पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकाला गया। अब जब आप ग्रे लिस्ट में होते हैं तो आपके लिए आईएमएफ के लोन्स वगैरह या खास करके वर्ल्ड बैंक के या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपकी रेटिंग कम कर देते हैं, आपको पैसे नहीं मिल पाते, आपके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस डबल हो जाते हैं। ठीक है, पहले से ही क्राइसिस हो तो वो मजीद डबल हो जाते हैं। तो इसलिए अब इंडिया को पता है कि भाई फंडिंग कर रहे हैं, वो कहता है ये फंडिंग कर रहे हैं अभी भी, हम पूरा सिस्टम आगे लेके जाएंगे, ठीक है, बताएंगे दुनिया को, इनकी फंडिंग रोकेंगे। तो कहते हैं अभी 2022 में पाकिस्तान जो है वो लास्टली जो है वो उसको निकाला गया फाइनेंशियल इलेक्शन से। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया पूरा होमवर्क कर रहा है इसके ऊपर कि वो पाकिस्तान को कैसे करेगा, वो एक कंप्रीहेंसिव डोजियर जो है एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके कि भाई कब 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 इंडिया के अंदर अटैक हुए, कब 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 उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ। तो जाहिर बात है अगर वो 100% देगा तो उसमें से 90% तो शायद हम इन्वॉल्व निकलें, यानी डायरेक्टली नहीं भी निकलते तो अल्टीमेटली हमारे मुल्क के अंदर रहने वाली जो तंजीमें हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो निकलेंगी अल्टीमेटली। गो के एक मुल्क के कहने पे तो ऐसा नहीं होगा, इसीलिए इंडिया जो है वो इस टाइम पे पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा है कि भाई आइसोलेट करके इसको टारगेट किया जाए, तनहा किया जाए, इसलिए वो अपने दोस्त बना रहा है अपने जैसे कि भाई देखो पाकिस्तान बुरा है तो आगे लगे कहता हाँ बुरा है तो भाई मुझे सपोर्ट करना, ठीक है, जब वो फिर आगे मूव करें इन चीजों को तो वो कंट्रीज फिर सपोर्ट करें, वो वोटिंग करेंगे, तो जब बड़े बड़े कंट्रीज पांच छह जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में जाएंगे तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में दोबारा भेजना को मुश्किल उनके लिए नहीं होगा। तो कह रहे हैं हम कंप्रीहेंसिव डोजियर एफएटीएफ को देंगे, एविडेंस उसके अंदर देंगे कि भाई हमें क्या क्या कंसर्न्स और कैसे कैसे पाकिस्तान जो है वो इन्वॉल्व है टेररिस्ट फंडिंग के अंदर, और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर किस तरह से पाकिस्तान इन्वॉल्व है, इसके ऊपर हम पूरा काम करेंगे। और अगर हम पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट की हिस्ट्री देखते हैं तो पाकिस्तान 2008 में भी ग्रे लिस्ट में रहा, उसके बाद 2009 में रिमूव हुआ पाकिस्तान, उसके बाद 2012 से 2015 तक पाकिस्तान की मॉनिटरिंग चलती रही कि भाई क्या ये दोबारा से फंडिंग कर रहा है नहीं कर रहा, कितनी हो रही है कैसे हो रही है, उसको देखता रहा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी अक्टूबर 2022 में भी रिसेंटली पाकिस्तान निकला है, उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि जून 2018 के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया था, फिर पाकिस्तान ने काम किया 4 साल उसके ऊपर, पाकिस्तान को देखते रहे, तो इसका मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि बार बार निकालना डालना। तो अब हम ज्यादा ये कहते हैं कि जो एफएटीएफ है इसका जो ज्यादा लिंक है वो किसके साथ है, वो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ है। जितना स्ट्रॉन्ग आपके इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे उतना ही आपके लिए कम चांसेस होंगे कि आप ग्रे लिस्ट के अंदर जाएं, ठीक है, लेकिन जितना ज्यादा आपके इंटरनेशनल रिलेशंस कम होंगे, आपके इंटरनेशनली दोस्त कम होंगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अब इस पे भी पाकिस्तान को नजर रखनी पड़ेगी, यानी इंडिया जो जो कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट में पाकिस्तान को उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट रिपोर्ट है जी पाकिस्तान जो है वो 7th में आया है 15 ममालिक में से, 15 में से जो है 7वें नंबर पे आ गया कि जहां पे जो है वो कैजुअलिटीज जो है एक्सप्लोजिव्स की वजह से 2024 में सबसे ज्यादा हुई है, ठीक है। तो 790 जो सिविलियन कैजुअलिटीज है ये कहा जा रहा है, जिसमें से 210 जो है वो किलिंग्स हुई हैं और 248 जो है वो इंसिडेंट कंट्री के अंदर हुए हैं 2024 के अंदर, ये रिपोर्ट जो है वो बता रही है। ये यूके बेस्ड जो है वो एनजीओ है और ये बेसिकली बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया का डाटा लेती है, तो वो देख रही है कि किस तरह से हो रहा है। और ये जो कैजुअलिटीज है 2024 में हुई है, ये कहा जा रहा है ये 9% जो है वो कम है 2023 से, ठीक है, 2023 से, लेकिन अटैक जो है वो 2023 से ज्यादा है। अटैक 11% इंक्रीज हो गए 2024 में, लेकिन कैजुअलिटीज कम हो गई। सो अटैक जो नंबर ऑफ अटैक्स थे वो ज्यादा हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये ज्यादा किसने की है, रिपोर्ट ये बता रही है कि ये नॉन स्टेट एक्टर ने किए हैं, यानी टीटीपी है, बीएलए है, आईएसकेपी है, ठीक है, दाइश है, कोई भी है, ये उन्होंने किए हैं नॉन स्टेट एक्टर्स ने। और वो कह रहे हैं 76% जो है वो सिविलियन कैजुअलिटीज इसके अंदर हुई हैं, जिसमें टॉप पे अगर हम देखते हैं कौन सी जो है नॉन स्टेट एक्टर रहा तो वो बीएलए रहा। अब वो इसे प्राउडली लें कि देखो भाई हमारा लिस्ट में नाम आया है, देखो हमने जो है सब ज्यादा टारगेट किया पाकिस्तानियों को, ठीक है, तो बीएलए ने सब ज्यादा 119 लोगों को जो है वो टारगेट किया है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इसको देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं 2024 की, तो 15% सिविलियन कैजुअलिटीज जो है वो रिपोर्ट की जा रही हैं इसके अंदर, और 440% जो है वो इंक्रीज है हम ये देख रहे हैं 2023-22 या 23 के मुकाबले में। तो उस लिहाज से हम ये देख रहे हैं कि चीजें काफी ज्यादा खतरनाक जा रही हैं। तो देखिए 790 जो है सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, 210 किलिंग्स हुई हैं, ठीक है, और 248 इंसिडेंट हुए हैं, 248। दूसरे ममालिक में हम देखते हैं कि 2-4 साल में कोई एक आध बड़ा वाकया हो गया, तो हमारे यहाँ हर महीने में 2-3 वाकया जो है वो ऐसे हो जाते हैं।
और ये कहा जा रहा है कि भाई 2015 के बाद से हम ये देख रहे हैं कि हम मुसलसल आगे ही बढ़े हैं दोबारा से, या खास करके 2018 में हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा चीजें नीचे आई, फिर से दोबारा से हम देख रहे हैं ऊपर जा रही हैं। तो उसका मतलब पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के हालात हैं, ठीक है, वो ठीक नहीं है और वो पाकिस्तान की बेहतर नहीं जा रहे। नेक्स्ट जी इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, और इंटरनेशनल में हमारी पहली जो न्यूज़ है वो क्या है कि ट्रम्प साहब जो है वो फिलहाल बाज नहीं आ रहे, ठीक है, और हार्वर्ड को फिर से उन्होंने जो है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं उसको ब्लॉक कर दिया है, और वो नहीं चाह रहे कि भाई वहां पे शायद अमेरिका में एजुकेशन आगे बढ़े, तो इसलिए वो जो है टारगेट कर रहे हैं इसको। और सिर्फ किस वजह से? इसराइल की वजह से। एक साइड पे ये खबरें दी जाती हैं कि ट्रम्प और इसराइल दूर हो रहे हैं, ठीक है, दूसरी साइड पे वो इसराइल के लिए ही दुनिया का सबसे जबरदस्त इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन उसे टारगेट कर रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है एक नाम है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में अगर किसी की स्कॉलरशिप लगती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर तो ये उसके लिए सबसे बड़ी उसकी लाइफ की अचीवमेंट होती है कि यार वो वहां चला गया, ठीक है। और खास करके बहुत बड़ी मिकदार में तादाद में चाइनीज या दूसरे ममालिक से आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट जो शायद बहुत लायक हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी वहां पे जाके पढ़ते हैं। तो ट्रम्प जो है वो आपको पता है पहले से ही, पहले उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया, यानी गिन गिन के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जिन जिन यूनिवर्सिटीज ने इसराइल के खिलाफ मुजाहरे किए हैं, ठीक है, उनको टारगेट किया जा रहा है। उसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्योंकि टॉप पे है, जाहिर बात है उससे रोकना इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने अब क्या कर दिया जी, हार्वर्ड को कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो वायलेंस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, दूसरा आप एंटी सेमेटिसिज्म को हवा दे रहे हैं, यानी ये जो मज़हब हैं यहूदियत, ईसाइयत, इस्लाम हो गया, ये सेमेटिक रिलीजन्स हैं, इल्हामी मज़ाहब हैं जो पैगंबर लेके आए हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई आप ये मज़ाहब जो खुदा की तरफ से भेजे गए हैं वो चाहे सच्चे हैं जैसे भी हैं, उनके खिलाफ आपके यहाँ प्रोटेस्ट हो रही है, यानी यहूदियत के लिए प्रोटेस्ट हो रही है, सो इसलिए रोक रहे हैं। अब देखिए कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है यहूदियों का कि दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट को उन्होंने किस तरह से टारगेट किया और कैसे रोका जा रहा है। फिर उस साथ इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी यहाँ पे जो है वो कैंप्स कुछ मौजूद हैं, क्योंकि चाइना की बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, आबादी ज्यादा है तो जाहिर बात है वो आएंगे। तो वो कह रहे हैं तो आप चाइना के साथ आपके लिंक्स हैं, और दूसरा आप जो है वो मजहबी प्रोटेस्ट यहाँ करवाते हैं, इसलिए जो है हम आपको रोकेंगे। तो जो एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम है, नॉर्मली एक यूनिवर्सिटी से दूसरी में, एक मुल्क से दूसरे में जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उसको भी उन्होंने जो है वो रोक दिया कि भाई अब जो है फिलहाल कोई स्टूडेंट नहीं आएगा। गो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके अगेंस्ट में कहा है कि भाई हम फिलहाल जो है रोकेंगे, ये अनलॉफुल है, ठीक है, और ये जो है हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ऑलरेडी वो जो है वो केस उन्होंने किया हुआ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लेकिन जाहिर बात है एक रेपुटेशन या एक पूरा सिलसिला जो है उसको तो ब्रेक कर दिया उन्होंने। और अभी तक ये कहा जा रहा है कि 2.6 बिलियन डॉलर्स की जो इमदाद दी जाती है, जो पैसे दिए जाते हैं ग्रांट, वो ग्रांट रोकी हुई है। 2.6 बिलियन डॉलर्स की इमदाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, तो वो कैसे करेगी? उसकी फंडिंग अगर इतनी ज्यादा कट हुई हुई है तो कैसे आगे बढ़ेगी? और दूसरी साइड से हम देखते हैं कि यूएस की कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि भाई कितना पावरफुल यहूदी लॉबी है जो इतनी स्ट्रांग है, या ज़ायनिस्ट जो है किस तरह से उन्होंने अमेरिका को भी झगड़ा हुआ है, कितने बड़े इंस्टीट्यूट को भी वो नहीं छोड़ रहे कि उन्हें प्रोटेस्ट से मसला हो रहा है, ठीक है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं जी चाइना जो है, क्योंकि चाइना के स्टूडेंट्स को भी यहाँ टारगेट किया गया, तो चाइना ने भी अपना एक स्टैंस दिया है कि चाइना जो है कह रहा है भाई कि जो यूएस है वो पॉलिटिसाइजेशन कर रहा है, यानी पॉलिटिक्स कर रहा है एजुकेशन के अंदर भी, जबकि इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ या रूल बेस्ड सिस्टम के खिलाफ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चाइना आगे से कह रहा है कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये बेहतर नहीं है, ठीक है, आप टारगेट ना करो एजुकेशन को, क्योंकि जाहिर बात है इससे वो हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि चाइना खुद अपने स्टूडेंट्स को जो है वो बड़ी मिकदार के अंदर जो लाइक स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी से उन्हें उठा के भेजता है हार्वर्ड के अंदर, वहां वो पढ़ते हैं, उनको फिर वो वापस अपने यूनिवर्सिटीज में आके यहाँ पे प्रोफेसर वगैरह लगाते हैं। तो इसलिए चाइना को पता है कि भाई उसने बहुत फायदा हासिल किया है, तो उसको नुकसान होगा इस चीज का जब ये एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं होगा, इसलिए चाइना को इसके ऊपर जो है कंसर्न है, और वो कह रहे हैं भाई यूएस अपनी इमेज को खुद ही जो है तबाह कर रहा है कि इस तरह से रोक रहा है वो, ठीक है। लेकिन खैर ट्रम्प को क्या फायदा। और लास्ट जो है वो न्यूज़ क्या है जी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने 25% जो है वो टैरिफ लगा दिया है, ठीक है, या अंदिया दे दिया है आईफोन्स के ऊपर जो कि यूएस से बाहर बनेंगे, या खास करके इंडिया जो है वो अपनी तरफ इसको खींच रहा है कि भाई इंडिया के अंदर जो बन के आएंगे आईफोन्स उनको जो है। तो इसके ऊपर उन्होंने जो है वो अपने ट्रुथ मीडिया के ऊपर जो है पूरा एक कहा भी है कि भाई मैंने जो है वो टिम कुक जो हैं जो सीईओ हैं उनको पहले ही बता दिया था। आपको पता है कतर के दौरे पे जो है जो ट्रम्प साहब थे जब वो स्पीच कर रहे थे तो वहां पे टिम कुक सामने बैठे हुए थे, उस टाइम पे उन्होंने डायरेक्टली उन्हें कहा था कि भाई आप इंडिया से अपनी इन्वेस्टमेंट एप्पल की वापस यूएस में लेके आए, ठीक है, इंडिया अपना मामला खुद देख लेगा, यानी आपको इंडिया की तरक्की की तरफ नहीं देखने की जरूरत। तो इस पे भी इंडिया को बहुत तकलीफ हुई थी कि यार हम किस तरह से उसने टारगेट किया या नाम लिया, तो इससे और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स थे जो एप्पल को देख के वहां पे इन्वेस्ट कर रहे थे या इन्वेस्ट किया हुआ था, उससे बहुत बड़ा नुकसान इंडिया को हुआ था।
ठीक है, ज़ाहिर बात है नुकसान तो होता ही है कि भाई वो जो प्लान कर रहे हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने का वो नहीं करेंगे, वो देखेंगे ट्रम्प की पॉलिसीज तो एंटी इंडिया है, पहले एंटी चाइना थी, अब एंटी इंडिया है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे। फिलहाल तक इंडिया बहुत फायदा ले रहा था, क्योंकि देखिए एक साइड पे यूएस है, दूसरी साइड पे चाइना है। तो हम ये देख रहे थे यूएस और चाइना की जो वॉर है, इस वॉर के अंदर इंडिया फायदा ले रहा था और वो देख रहा था कि अगर ये लड़ते रहे तो मैं अपना फायदा बीच में से निकाल लूं, लेकिन अब इंडिया को भी टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं भाई 25% हम टैरिफ इसके ऊपर लगाएंगे और आपको पे करना पड़ेगा। तो एप्पल के सीईओ को टिम कुक को जो है वो बता रहे हैं कि भाई आप जो है, उनको डायरेक्टली ये कहा गया कि भाई आप जो है वो अपनी प्रोडक्शन वहां से शिफ्ट करें। जबकि अगर हम उनकी प्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंडिया के अंदर वो कितनी कर रहे हैं, तो इस टाइम पे 22 बिलियन जो है वो इंडिया के अंदर रफली इनकी प्रोडक्शन हो रही है। 22 बिलियन डॉलर्स की, रुपए की नहीं, तो 22 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इंडिया से वापस चली जाएगी, एक थ्रेट है। और इसके साथ साथ जो बाकी लिंक की भी इन्वेस्टमेंट्स है वो भी यहाँ से वापस आएंगी, ये इंडिया के लिए बहुत थ्रेट है। और 60% जो है वो इनकी प्रोडक्शन बढ़ी थी इंडिया के अंदर। अब इससे पहले जो है हम ये देख रहे हैं जो एप्पल है वो बेसिकली उसने ये कहा था ट्रम्प को कि भाई मैं 500 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेस्ट करूंगा। अब ट्रम्प को तो याद है कि भाई अब जब ये इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमारे मुल्क में फिर क्या इन्वेस्ट करेगा, तो इसलिए उसने टारगेट किया कि नहीं भाई आप हमारे मुल्क के अंदर ही टारगेट करो। तो मेजोरिटी में जो आईफोन सेल हो रहे हैं यूएस के अंदर वो मेड फ्रॉम इंडिया है। ठीक है, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भाई मेड फ्रॉम इंडिया या किसी भी और ओरिजिन से, किसी और ओरिजिन में है ही नहीं, चाइना और इंडिया ही बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप जो है आप अपने मुल्क के अंदर बनाओ। तो इंडिया के अंदर आने का उन्हें फायदा ये हुआ कि उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर है तो उन्हें फायदा हो रहा था। दूसरा, यूएस और जो चाइना की ट्रेड वॉर है इसकी वजह से भी उन्हें एक थ्रेट था। ठीक है, कि भाई चाइना के साथ शायद कल को हालात खराब हो तो टैरिफ बढ़ा देगा ट्रम्प चाइना के ऊपर, तो इसलिए इंडिया में प्रोटेक्शन कर लेते हैं चीफ। लेकिन अब वो इंडिया के ऊपर ही बढ़ा दिया तो वापस जाना पड़ेगा, अब जाहिर बात है। क्योंकि अब अमेरिका के अंदर ट्रम्प ने जो है जब टैरिफ लगाया है तो इसका मतलब वो जो बचत हो रही थी आईफोन को या एप्पल को, जो बचत हो रही थी इंडिया में बनाने की चीप लेबर की वजह से, वो अब टैरिफ की वजह से बराबर हो जाएगी। तो जब टैरिफ की वजह से बराबर होगी तो उससे बेहतर यही है कि फिर अमेरिका के अंदर ही बनाओ, अपनी इज्जत भी बनाओ। तो अब यही जो है वो हाल हो रहा है। तो इसलिए जो है अब इंडिया को इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है कि भाई ट्रम्प जो है वो किस तरह से हमारा दोस्त होते हुए, हमारी दोस्ती का दावा करते हुए हमें इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और हम जो है वो रिवर्स में स्टार्ट हो गए हैं जाना। ठीक है, तो ये जो है जी आज के करंट अफेयर्स हैं।